नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो एल्गी कारा है उसमें पाए जाने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे एल्गी कारा में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। तो जो एल्गी कारा है उसके अंदर जो एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और कारा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं और इस प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो है किसी और एल्गल ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप के इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे कि हम इसको डायग्राम से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो इसके नोड के ऊपर पाए जाते हैं। ये नोड है, नोड के ऊपर ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है न्यूक्यूल, और ये है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है और मैक्रोस्कोपिक ये स्ट्रक्चर होती है। और अब अगर हम बात करें कि जो कारा की एक स्पीसीज है कारा वैलिशी, तो ये कारा वैलिशी जो है ये डायोसियस होती है, यानी एक लिंगाश्री होती है। इसके अंदर जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स होती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी न्यूक्यूल, ये दोनों अलग अलग प्लांट में पाई जाती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो कारा की जो सभी स्पीसीज होती है, ज़्यादातर जो स्पीसीज होती है उसके अंदर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो पास पास में पाई जाती है। लेकिन कारा वैलिसी जो है इसके अंदर डायोसिस कंडीशन मिलती है हमें। और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है कारा के अंदर ये अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज के ऊपर लगने वाली जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज होती है, यानी जो सीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं, लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज हैं उसके ऊपर इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो ए के अंदर जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच होती है, यानी सीमित वृद्धि की शाखा है जिसके नोड के ऊपर जो है न्यूक्यूल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ग्लोब्यूल यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो इसको एनलार्ज करके ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है इसको एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। इसका एनलार्ज जो रूप है उसको अब हम समझते हैं कि जो कारा है उसके अंदर जो नोड होता है यानी जो पर्व संधि होती है वहाँ पर जो दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम इसको इस डायग्राम से समझें, जो ये डायग्राम है इससे समझें, तो इसके अंदर जो है वो दिखाया गया है कि जो इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है न्यूक्यूल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अपर साइड के अंदर पाई जाती है, और ये होती है इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल। तो न्यूक्यूल जो है उसको ऊगोनियम के इक्विवेलेंट माना जाता है और ग्लोब्यूल जो है उसको एंथ्रीडियम के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी ग्लोब्यूल एंथ्रीडियम के समान होता है या पुनधानी के समान होता है और न्यूक्यूल जो है वो ऊगोनियम के समान होता है। इसके बाद में हम बात करें तो जो ग्लोब्यूल है उसके चारों ओर जो है सील्ड सेल्स का आवरण पाया जाता है जिनको परिरक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। और जो न्यूक्यूल है उसके चारों ओर जो है ट्यूब सेल्स यानी कुछ नलिकाकार कोशिकाएं होती है उनका आवरण पाया जाता है, और उसके शीर्ष पर जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कोरोना सेल्स कहा जाता है। इनका नंबर होता है 5, यानी इनकी संख्या होती है 5, जो कि इस न्यूक्यूल के शीर्ष के ऊपर पाई जाती है। तो ये 5 सेल मिलके जो है इस न्यूक्यूल का कोरोना या इसकी जो मुकुट कोशिकाएं हैं वो कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो ये ग्लोब्यूल है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और इस ग्लोब्यूल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट दिखाया गया है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि जो ग्लोब्यूल है या जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट जो है ये नोड जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये जो ग्लोब्यूल है ये एक पेडिसिलेट स्ट्रक्चर होती है, यानी संवृंत संरचना होती है, और इस ग्लोब्यूल के अंदर जो है
ऑलमोस्ट 24 सेल्स पाई जाती है, यानी इसके अंदर लगभग जो है 24 कोशिकाएं पाई जाती है। और इसमें जो है 8 कोशिकाएं हैं, उनकी 3 लेयर्स होती है, यानी 8 सेल्स की 3 इसके अंदर हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो है ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट नोड के ऊपर किस प्रकार से होता है। नोडल सेल बनती है, एक एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है, तो इस एंथ्रीडियल इनिशियल से आगे जा कर के जो ग्लोब्यूल है उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो जी है इसके अंदर एक मैच्योर ग्लोब्यूल है, उसको दिखाया गया है। तो अगर हम इस ग्लोब्यूल को अंदर से देखें या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम यहाँ पर एच के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है, यानी इसको सेक्शन काट के अगर हम देखें ग्लोब्यूल को तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर अंदर से दिखाई देती है। तो इसके अंदर जो 24 सेल्स होती है और ये 8 सेल्स की 3 लेयर्स के अंदर अरेंज रहती है। तो सबसे बाहर की जो सेल्स होती है, जो उसको कवरिंग प्रदान करती है, जो इसका आवरण प्रदान करती है, वो कहलाती है सील्ड सेल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बाहर की तरफ हमें सील्ड सेल्स जो हैं वो दिखाई देती है, ये सारी सील्ड सेल्स है। इसके बाद में सील्ड सेल्स के अंदर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है उनको कहा जाता है मेनुम्ब्रियम सेल्स। तो ये वाली जो सेल्स है जो सील्ड सेल्स के अंदर की तरफ पाई जाती है उनको कहा जाता है मेनुम्ब्रियल सेल्स। और मेनुम्ब्रियल सेल्स के अंदर की तरफ जो सेल्स होती है उनको कहा जाता है प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। इनको प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं भी कहा जाता है। मेनुम्ब्रियम सेल्स है उसको दंडाभ कोशिकाएं कहा जाता है, और जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है उनको प्राथमिक मुंडक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स होती है, इन प्राइमरी कैपिटुलम जो सेल्स है इनसे नॉर्मली जो है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स का डेवलपमेंट होता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स है ये वाली, इनसे आगे चल करके सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स, यानी ये जो सेल्स है, ये जो सेल है दिखाई दे रही है, ये जो सेल्स जो कि प्राइमरी कैपिटुलम सेल से बनी है इसको कहा जाता है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स। तो इस प्रकार से टर्सरी और क्वाटरनरी कैपिटुलम सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, और इनसे जो है आगे चल करके एंथ्रीडियल जो है फिलामेंट उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एंथ्रीडियल फिलामेंट है जो कि सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से डिराइव्ड हुआ है या उससे डेवलप्ड हुआ है। तो इस प्रकार से इनके अंदर जो है जो ग्लोब्यूल है उसके अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है उसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट होते हैं ये हो सकते हैं कि ये ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, यानी ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। और इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर जो है 25 से लेकर के 200 कोशिकाएं यानी 25 to 200 सेल्स जो है पाई जा सकती है। और इसके अंदर जो ये एंथ्रीडियल फिलामेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो सारे एंथ्रीडियल फिलामेंट है, इन एंथ्रीडियल फिलामेंट की जो प्रत्येक सेल है यानी इसकी जो प्रत्येक कोशिका है उससे एक एंथ्रोजोइड जो है उसका डेवलपमेंट होता है। यानी ये जो एक एंथ्रीडियल फिलामेंट है इसकी जो प्रत्येक कोशिका है यानी एवरी सेल जो है, एवरी सेल ऑफ दिस एंथ्रीडियल फिलामेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एंथ्रोजोइड, यानी प्रत्येक कोशिका जो है वो एक एंथ्रोजोइड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और प्रत्येक कोशिका जो है उससे एक लॉन्ग स्पाइरली शेप्ड जो है एंथ्रोजोइड का डेवलपमेंट होता है जो कि बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एल के अंदर दिखाया गया है, एल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक इसका एंथ्रोजोइड दिखाया गया है जिसको पुमणु कहा जाता है। ये एक बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर हमें 2 फ्लैजिला दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है उसकी प्रत्येक कोशिका से एक जो है एंथ्रोजोइड उसका डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद में जो ये एंथ्रोजोइड बना है ये फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्ट लेता है, यानी न्यूक्लियल के थ्रू फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्ट लेता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंथ्रोजोइड बने हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट की प्रत्येक सेल के अंदर, तो ये इनका लिबरेशन किस प्रकार से होता है, यानी ये किस प्रकार से इस ग्लोब्यूल से बाहर निकलते हैं। तो जब ये एंथ्रोजोइड जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो जो सील्ड सेल्स है, यानी जो सील्ड सेल्स यहाँ पर जो सबसे
बाहर का जो ये इसका आवरण होता है उसके ऊपर जो इंटरनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जब ये एंथ्रोजोइड मैच्योर होंगे तो जो इनकी सील्ड सेल है वहाँ पर इंटरनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे ये जो सील्ड सेल्स हैं वो अलग हो जाती है और उसके बाद में ये जो एंथ्रीडिया है वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो एंथ्रीडिया है वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं क्योंकि सील्ड सेल्स जो हैं वो अलग हो चुकी है। इसके बाद में जो ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर पाई जाने वाली जो एंथ्रीडियल मदर सेल्स है, यानी जिनके अंदर की इन एंथ्रोजोइड का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये एंथ्रोजोइड इन एंथ्रीडियल मदर सेल की जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसके ऊपर एक पोर जो है वो डेवलपमेंट कर देते हैं। यानी एक पोर का डेवलपमेंट उसके ऊपर हो जाता है और इस पोर से जो है एंथ्रोजोइड या पुमनु जो है वो बाहर की तरफ लिबरेट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर एंथ्रोजोइड जो है उसका लिबरेशन होता है। थैंक यू।